प्यारे बच्चों, मैं बलवान सिंह। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 7वीं कक्षा भूगोल का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। आज हम इस पाठ से संबंधित काफ़ी रोचक बातें पढ़ेंगे, उनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी के अंदर इस पाठ के माध्यम से आज हम करेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो अंदर से कैसी है, पृथ्वी के अंदर क्या है, उसका जो आंतरिक अंदर का जो भाग है उसमें क्या है, वो किस चीज़ से बनी हुई है पृथ्वी, अर्थात कौन से पदार्थों से बनी हुई है। तो इस पाठ में हम पृथ्वी की भीतरी संरचना कैसी है, वो किस प्रकार की जो है परतों से बनी हुई है, उन परतों को क्या कहते हैं, वे परत कौन से पदार्थों से बनी हुई है, कौन से रासायनिक तत्वों से बनी हुई है, और पदार्थ क्या है, पदार्थ जो है वो क्या निर्माण करते हैं, हमारे जो आर्थिक जगत में पदार्थों का क्या महत्व है, ये सब बातें जो है हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग। देखिए, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, अंदर से पृथ्वी कैसी है। अब ये जो है बड़ी ही मुश्किल बात है ये पता करना कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। उसके अंदर हम गहराई तक खोद कर जाकर पता करें, या फिर जो है कोई और पैमाना हमारे पास हो जिससे हम जो है उसका पता कर सकते हैं। तो ये एक जो है अंदर की बातों का, बहुत ज़्यादा अंदर की जो पृथ्वी की है संरचना, उसके बारे में हमारे पास दो ही स्रोत हैं। एक तो स्रोत है कि प्रत्यक्ष, जिसको हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष स्रोत, जैसे ज्वालामुखी से निकले पदार्थ हैं, या समुद्र तलीय जो छेदन होते हैं उनसे प्राप्त आंकड़े जो होते हैं। दूसरा जो है वो है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष के अंदर हम जो है भूकंपीय तरंगे जो है उनका जो अध्ययन करके पृथ्वी की अधिक गहराई तक की जानकारी हासिल कर सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर ही है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, और ये असंभव है। तो चलिए देखते हैं हम कि पृथ्वी की जो है परतें हैं वो कौन सी हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग, जैसे आपने प्याज देखा, प्याज जो है वो जो है परतों से बना होता है। एक परत उतारते हैं, फिर उसके बाद दूसरी परत आती है, फिर तीसरी परत आती है। तो पृथ्वी भी इस प्रकार से परतों से बनी हुई है। इसलिए हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को शल्कीय भी कहते हैं, अर्थात परतदार। अब जो परत है, इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, उसकी सीमा क्या है, मोटाई कौन सी परत कितनी मोटी है, ये हम कैसे निर्धारित करें। तो इसका निर्धारण करने के लिए हम जो है रासायनिक या यांत्रिक विशेषताओं को आधार बनाते हैं। तो जो परत, कोई भी परत है जो पृथ्वी की, वो किन रासायनिक या यांत्रिक तत्वों से बनी हुई है, रासायनिक तत्वों से बनी है, उस आधार पर हम उस परत की मोटाई जो है वो बनाते हैं।
तो सबसे जो ऊपरी परत है जिसको हम भूपरपट्टी या परपट्टी कहते हैं, ये परत जो है ठोस परत है और ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भी है और सबसे पतली परत भी है। भूपरपट्टी महाद्वीपों पर इसकी मोटाई अलग है और महासागरों में इसकी मोटाई अलग है। महाद्वीपों पर इसकी मोटाई जो है वो 35 किलोमीटर और समुद्री सतह पर ये केवल 5 किलोमीटर तक ही है। महाद्वीपों में जो इसका निर्माण जो होता है इस परत का, वो होता है सिलिका एवं एल्यूमिना से। सिलिका एवं एल्यूमिना, जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी परत की मोटाई जो है वो उसकी रासायनिक या यांत्रिक विशेषताओं के आधार पर बनाई जाती है। तो इस परत की जो मोटाई है महाद्वीपों में 35 किलोमीटर है, जो कि सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर बनी है, जिसको हम सियाल का नाम भी दे सकते हैं। सियाल, इसको हम सियाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल। अब जो समुद्र में जो या महासागरों में जो भूपरपट्टी है जिसकी मोटाई 5 किलोमीटर तक है, वो बेसाल्टिक है और वो जो है बनी होती है सिलिका और मैग्नीशियम से। सिलिका और मैग्नीशियम से, इसलिए उसको हम जो है सीमा भी बोलते हैं, यानी सिलिका और मैग्नीशियम, तो हम उसको सीमा भी बोल देते हैं या सीमई, क्योंकि वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए चित्र में, ये चित्र दिया हुआ है 2.2 महाद्वीपीय भूपरपट्टी एवं महासागरीय परपट्टी। तो धरातल पर जो है महासागर भी हैं, पहाड़ भी हैं और मैदान भी हैं। अब यहाँ पर देखिए महाद्वीपीय भूपरपट्टी, तो महाद्वीपीय भूपरपट्टी जो है वो ये दिखाई हुई है गहरे जो लाखे रंग के अंदर लावा जैसा रंग जो है, और पानी जो है ये नीले रंग में दिखाया हुआ है, और पानी के जो नीचे है, नीचे जो ये पीली परत जो दिखाई है, ये महासागरीय परपट्टी है। इसकी मोटाई है 5 किलोमीटर। और जो महाद्वीपीय भूपरपट्टी है, महाद्वीप ऊपर दिखाया गया, इस परपट्टी से ऊपर क्या है? महाद्वीप, और ये नीचे जो है भूपरपट्टी है जिसकी मोटाई जो है कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा भी है। तो ये जो है 35 किलोमीटर इसकी मोटाई बताई गई। तो आगे बढ़ते हैं। भूपरपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, यानी दूसरी परत जो है पृथ्वी की, उसको कहते हैं मेंटल, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसके बाद जो अगली परत है, तीसरी परत है, जिसको जो हम कहते हैं कि सबसे आंतरिक परत, इसको कहते हैं क्रोड। इसको कहते हैं क्रोड। क्रोड की जो त्रिज्या है वो 3500 किलोमीटर है। अभी जैसे मैंने बताया कि आपको भूपरपट्टी जो है एक ठोस परत है, तो दूसरी परत थी मेंटल। मेंटल जो है एक बहुत गाढ़ी परत है, यानी उसमें गाढ़ापन है। और तीसरी परत थी हमारी जो सबसे आंतरिक परत है, क्रोड। इसकी त्रिज्या है 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर। और ये जो है परत, हम इसको दो रूप में बता सकते हैं कि बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। अगर बाह्य क्रोड कहें तो बाह्य क्रोड जो है वो तरल अवस्था में है और आंतरिक क्रोड जो है वो ठोस अवस्था में है। ये मुख्यतः निकल और लोहे से बनी होती है। निकल यानी Ni और फेरस यानी लोहा।
तो Ni+Fe यानी नीफे, इसलिए इसका नाम नीफे भी होता है। केंद्रीय करोड का तापमान और दाब बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। यहाँ पर दिया कि क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। 84% मेंटल तथा 15% हिस्सा करोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। कितनी है? 6371 किलोमीटर। तो यानी जो हम भू प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये तो पूरी पृथ्वी के आयतन का केवल 1% है। मेंटल सबसे ज़्यादा है 84% और करोड़ 15%। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल एवं खनिज। सेल जो है वो खनिजों से बनती है, और जो भूमि की यानी पृथ्वी की जो भू प्रॉपर्टी है यानी सबसे ऊपरी परत, वो अनेक प्रकार के सेलों से बनी होती है, और सेलें जो है वो अनेक प्रकार के खनिज पदार्थों से बनी होती है। अब खनिज क्या है? खनिज किसे कहते हैं? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला वो पदार्थ जिसमें कुछ निश्चित भौतिक व रासायनिक गुण होते हैं, उसको कहते हैं खनिज। इसलिए जो सेल हैं वो खनिजों से बनी होती है जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। सेल जो है, इसी कारण सेल जो है वो कई प्रकार के रंग, आकार और गठन की हो सकती है। यानी उनके रंग अलग अलग हो सकते हैं, काला हो सकता है, भूरा हो सकता है, लाल हो सकता है। इसी प्रकार आकार छोटे बड़े हो सकते हैं। गठन यानी उनकी जो वो किन चीज़ों से, किन तत्वों से बनी होती है, उसको कहते हैं गठन। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है: आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। आग्नेय सेल जिसको इग्नियस भी कहा जाता है। इग्नियस, ये इग्निस शब्द लैटिन से निकला है। इग्निस शब्द से बना इग्नियस, जिसका अर्थ होता है आग। तो आग्नेय यानी आग से बनी हुई। अवसादी को जो है सेडिमेंट्री भी कहते हैं। सेडिमेंट्री, सेडिमेंटम शब्द जो लैटिन भाषा का है उससे निकला है, जिसका अर्थ है स्थिर। कायांतरित जो मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक का मतलब है रूप परिवर्तन। ये ग्रीक शब्द है, मेटामॉर्फोस से बना हुआ है मेटामॉर्फिक। तो कायांतरित यानी काया में परिवर्तन, मेटामॉर्फिक का मतलब है यहाँ पर रूप में परिवर्तन। तो आग्नेय आग से बनी हुई सेल, अवसादी सेलें अवसाद से बनी हुई, कायांतरित सेलें यानी जो आग्नेय और अवसादी सेलें हैं उनके रूप में परिवर्तन होने पर जो सेल बनती है उसको कायांतरित सेल कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। द्रवित मैग्मा अर्थात जो मैग्मा है वो तरल अवस्था में होता है, इसलिए उसको द्रवित मैग्मा जो है यहाँ पर नाम दिया गया है। ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। ये जो है मैग्मा जो ठंडा होता है, ये कहाँ से आता है? ये पृथ्वी के अंदर होता है। और इससे आगे मैं बताऊंगा आपको कि जो ज्वालामुखी है, इसी पाठ में आगे आएंगे, हम बाद में बात करते हैं उसके बारे में। तो इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, एक अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा होता है। जब पृथ्वी जो है पृथ्वी के अंदर जो तरल अवस्था में पृथ्वी जब होती है तो उसको हम कहते हैं मैग्मा। और जब वो पृथ्वी को फाड़ कर बाहर आता है तो उसको हम कहते हैं लावा। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग
से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है वह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। यानी आग्नेय सेल कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो बहिर्वेदी, यानी जब मैग्मा जो है वो पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो लावे के रूप में जो है पृथ्वी पर आता है, और वो लावा जो है ठंडा होकर जो है कठोर सेल का निर्माण करता है, तो वो होता है बहिर्वेदी आग्नेय सेल। जैसे बेसाल्ट, दक्कन पठार का हमने यहाँ पर उदाहरण दिया। अंतर्वेदी यानी जो अंदर ही, पृथ्वी के अंदर ही जब मैग्मा जो है वो ठंडा हो जाता है और कठोर रूप धारण कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं अंतर्वेदी आग्नेय सेल। तो धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसी ही सेल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट्स के बने होते हैं। अर्थात ग्रेनाइट के पत्थरों का किसके लिए प्रयोग होता है? चूर्ण बनाने के लिए, मसाले आदि बनाने के लिए, क्योंकि ये पत्थर जो है ये घिसते नहीं हैं, इसलिए इन पत्थरों का प्रयोग जो है हम दूसरी चीज़ों का चूर्ण बनाने के लिए, दानों का या मसालों का चूर्ण बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। कोई भी पत्थर जो है वो या तो चटक कर, लुढ़क कर या एक दूसरे से टकराकर जो है छोटे छोटे दानों में, टुकड़ों में टूट जाती है। ये छोटे छोटे कण जो है इनको हम कहते हैं अवसाद। ये अवसाद हवा से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, जल के साथ बहकर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो हवा, जल आदि के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जमा होते रहते हैं। और ये जो कण हैं ये धीरे धीरे सैकड़ों साल की प्रक्रिया के दौरान बहुत ज़्यादा कठोर सेल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी एक दूसरे के ऊपर जो है इन पर दबाव बढ़ जाता है, दबाव के कारण ये दबते हुए एक कठोर सेल का रूप धारण कर लेते हैं, अर्थात कठोर बन जाते हैं। इस प्रकार जो है कि सेलों को हम कहते हैं अवसादी सेल। उदाहरण के लिए जैसे बलुआ पत्थर है, रेत के दानों से ही बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं इनके जीवाश्म भी हो सकते हैं, अर्थात इनके अंदर जीवाश्म भी पाए जाते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दबाव के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। जो आग्नेय सेल हैं और अवसादी सेल जो हैं ये बहुत ज़्यादा तापमान और बहुत ज़्यादा दबाव के कारण जो है इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण इनको हम कहते हैं कायांतरित सेल। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी जो है वो अति ताप और दाब के कारण स्लेट के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार से जैसे चूने का पत्थर जो है वो बहुत ज़्यादा उच्च ताप और उच्च दाब के कारण जो है संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है उनको हम कहते हैं कायांतरित चट्टान या सेल। तो हमने 3 सेल बताई आपको। कौन सी? आग्नेय सेल जो है ये जो बनती है ये किससे बनती है? लावा जो हमारा होता है उसके जमने से और मैग्मा के जमने से। द्रवित मैग्मा जमता है तो 2 प्रकार की होती है ये।
इनको जो हम अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल कहते हैं। अंतर्वेदी और बहिर्वेदी सेल भी होती है जब ज्वालामुखी विस्फोट में जो है मैग्मा बाहर होकर गर्म द्रवित लावे के रूप में पृथ्वी पर पड़ता है और बाद में ठंडा होकर जो है एक कठोर रूप धारण कर लेता है, तो उसको कहते हैं बहिर्वेदी। और एक होता है अंतर्वेदी। अंतर्वेदी यानी जब मैग्मा पृथ्वी से बाहर नहीं आ पाता है और अंदर ही जो है पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है, ठंडा हो जाता है, तो उसको कहते हैं अंतर्वेदी आग्नेय सेल। दूसरी थी हमारी अवसादी सेल जो है, यानी जब सेल लुढ़क कर, चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में जो है विभाजित हो जाती है, बिल्कुल महीन कण बन जाते हैं उनके, और ये महीन कण हवा के द्वारा या जल के द्वारा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है लेकर जमा करते रहते हैं, उनको जमा होते रहते हैं और धीरे धीरे एक के बाद एक ऊपर जो है इन पे जो है दबाव बढ़ता रहता है, तो जिसके कारण जो है ये ठोस रूप धारण कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं अवसादी सेल। जैसे बलुआ पत्थर रेत के दानों से ही बना होता है। तीसरी हमने बताई जिसे कायांतरित, जब अवसादी और आग्नेय सेलें जो हैं वो उच्च दाब और तापमान के कारण रूप परिवर्तित कर लेती है, तो उनको हम कहते हैं कायांतरित चट्टान। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग हम सड़क बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, इमारत बनाने के लिए करते हैं। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते होंगे। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, जिसको हम पिट्ठू कहते हैं, पिट्ठू, चिबी डड्डी या सटापू, ये भी खेल का नाम है, या किटकिट, 5 पत्थर यानी गिट्टी जो खेलते हैं हम। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी ले सकते हैं जो हम पत्थरों से खेलते हैं। यहाँ पर 2 स्मारक दिए हुए हैं, एक है ताजमहल और एक है लाल किला। तो ताजमहल जो है ये बिल्कुल सफ़ेद नज़र आ रहा है, तो ये जो है संगमरमर का बना हुआ है, और ये सफ़ेद संगमरमर का बना होने के कारण सफ़ेद नज़र आता है। तो संगमरमर पता है आपको क्या है? संगमरमर कायांतरित चट्टान है जो अपने रूप में परिवर्तन करने पर बनती है। किससे? अवसादी या आग्नेय चट्टानों के रूप में परिवर्तन होने पर, उसको कहते हैं कायांतरित चट्टान। तो चूने का पत्थर जो है, यहाँ पर जो है, जो ऊपर आपको बताया था कि संगमरमर कैसे बनता है, चूना का पत्थर जो है उसको वो अधिक ताप और अधिक दाब के कारण संगमरमर का पत्थर बन जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर। तो ये लाल बलुआ पत्थर है, यानी लाल रंग का पत्थर है, इसलिए इसको लाल किला कहते हैं। ये किला है और लाल पत्थर से बना हुआ है, इसलिए इसको हम किला कहते हैं। तो बलुआ पत्थर कौन सी चट्टान है? बलुआ पत्थर जो है अवसादी चट्टान। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसको हम सेल चक्र कहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि पृथ्वी के अंदर जो है मैग्मा होता है, मैग्मा जो है लावा बनके बाहर पृथ्वी से विस्फोट के रूप में बाहर निकलता है। लावा जो है वो ठंडा होकर जो है वो आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लेता है। आग्नेय चट्टान जो है उसके बाद क्या बनती है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान जो है वो लुढ़क कर, चिटक कर या एक दूसरे से घर्षण के कारण छोटे छोटे जो है कणों में विभाजित हो जाती है, और जो है वे कण जो है पानी के द्वारा या हवा के द्वारा जो है अपने साथ बहाकर ले जाए जाते हैं और किसी एक जगह पर जो है वो डाल दिए जाते हैं, जहाँ पर वो काफ़ी समय के बाद जो है वो एक दूसरे के ऊपर दबाव के कारण जो है ठोस सेल का जो है रूप धारण कर लेते हैं। और फिर जो है इसी प्रकार से जो, यानी यहाँ पर क्या हो गया? अवसादी सेल का निर्माण। अब तापमान और दबाव के कारण, अत्यधिक ताप और अत्यधिक दबाव के कारण ये जो आग्नेय जो सेल है ऊपर मैंने बताई, और अवसादी सेल जो है ये किस में परिवर्तित हो जाती है? कायांतरित सेल के अंदर। किस में परिवर्तित हो जाती है? कायांतरित सेल के रूप में परिवर्तित हो जाती है।
और अत्यधिक ताप एवं दबाव के कारण जो कायांतरित सेल है वो दोबारा फिर पिघलकर मैग्मा का रूप धारण कर लेती है, और मैग्मा जो है वो पृथ्वी से ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में, लावे के रूप में बाहर आता है, और वो जो है बाहर आकर जो है ठंडा हो जाता है। ठंडा होकर फिर जो है आग्नेय सेल का निर्माण करता है। और इसी प्रकार से अवसादी सेलें जो हैं ये भी जो है दबाव के कारण और तापमान के कारण जो है मैग्मा बनता है इनका पहले तलीय, और वो जो है पृथ्वी के ऊपर लावे के रूप में जाता है, फिर से उसकी आग्नेय सेल बनती है। तो इसको जो है ये चित्र दिया हुआ है, चित्र के जरिए आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है ये मैग्मा है, मैग्मा जो है ये लावे के रूप में ऊपर जाता है, और उसके बाद ये जो है ठंडा होकर ये बन जाता है, यहाँ पर क्या बन जाता है, आग्नेय सेल। आग्नेय सेल जो है टूटकर जिस प्रकार भी छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाती है। ये छोटे छोटे जो कण हैं ये हवा के द्वारा और जल के द्वारा जो है किसी एक स्थान पर, वहाँ से अलग दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं, और जहाँ पर ये काफ़ी समय बाद जो है एक दूसरे के ऊपर एक कण जो है ऊपर होते होते जो है ये काफ़ी कठोर परत के रूप में बन जाते हैं, कठोर सेल के रूप में, और इस प्रकार से अवसादी सेल का निर्माण होता है। अवसादी सेल जो है और आग्नेय सेल, अवसादी और आग्नेय सेल, ये दोनों आग्नेय और अवसादी सेल जो है ये अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है। और आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल ये जो है अत्यधिक ताप के कारण और दबाव के कारण जो है, अत्यधिक ताप के कारण ये क्या होती है, ये पिघल कर मैग्मा बन जाती है, द्रवित मैग्मा बन जाती है, और दोबारा फिर वो मैग्मा जो है पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में या पृथ्वी के अंदर जो है जम जाता है, फिर से जो है आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये एक चक्कर चलता रहता है। इसको हम कहते हैं सेल चक्कर। क्या कहते हैं इसको हमें, सेल चक्कर। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ, मैंने अभी पीछे बता दिया है इसके बारे में आपको, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनको हम जो है उद्योगों और औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। बहुत सारे जो दूसरे हमारे जो है खनिज से जो प्राप्त लो और ये धात्विक दो प्रकार के होते हैं खनिज, जैसे धात्विक और अधात्विक। तो धातु और अधातु, धातुओं में जो है सोना, चांदी, तांबा, लोहा, इसी प्रकार से, और अधात्विक के अंदर जैसे पोटास, ग्रेफाइट, गंधक आदि जो है ये मिलते हैं। तो ये सभी के सभी जो है वो खनिज हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो इसके बाद जो है अभ्यास के प्रश्न है। आप इस पाठ को अच्छी तरह से इसमें सुनना, समझना, उसके बाद किताब में पढ़ना, और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों को करने की कोशिश करना। और मैं भी इन प्रश्नों को आपको जो है बाद में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डालूँगा, तो उसमें आप अपने खुद के जो प्रश्न उत्तर है उनका मिलान कर सकते हो, ठीक हो या नहीं है। ओके, तो आज इतना ही। थैंक यू।